नमस्कार प्यारे मित्रों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से। आज संधि के सेशन को शुरुआत देने जा रहे हैं। तो आज एक महत्वपूर्ण कोटेशन के साथ संधि के शेर को आरंभ करने जा रहे हैं। जब नाव जल में छोड़ दी, तूफानों को ही मोड़ दी, सिंधु को दे दी चुनौती, फिर धार क्या मझधार क्या, मृत्यु तो वरदानी है, जब ठान लिया मरना ही है, फिर हार क्या फिर जीत क्या, संघर्ष के राह पर चल पड़े, फिर फूल क्या अंगार क्या, फिर फूल क्या अंगार क्या। तो शुरुआत करने जा रहे हैं संधि के इस प्रकरण को। चलो तो शुरुआत कर रहे हैं संधि प्रकरण को। संधि क्या है? प्यारे विद्वान साथियों, एक प्रश्न आ रहा है आपके सामने कि संधि के ये दोनों रूप सही हैं या गलत हैं। तो इसका तथ्य मैं आपके सामने रख दूंगा कि इन दोनों में सही दोनों क्यों हैं और सही है तो क्यों हैं। इस सही का जवाब, इस सही का तथ्य मैं आपके सामने रख रहा हूँ। पहली बात तो अपन संधि समझ लेते हैं कि संधि क्या है। संधि क्या है तो सुनना, दो पद हैं संधि में। पहला पद या प्रथम पद जिन्हें कहा जाता है। संधि में प्रथम पद यानी दो पद भाग लेते हैं, प्रथम पद और द्वितीय पद। दूसरा पद या द्वितीय पद कहा जाता है। द्वितीय पद यानी दो पद भाग लेते हैं। पहला पद है उसका अंतिम वर्ण और दूसरा पद है उसका प्रथम वर्ण। यदि योग करे और इस योग द्वारा, यदि इस योग द्वारा उस वर्णों में यदि बदलाव उत्पन्न हो या फिर विकार उत्पन्न हो तो उसे अपन नाम देते हैं संधि नाम देते हैं। यदि प्रथम पद के अंतिम वर्ण और द्वितीय पद के प्रथम वर्ण यदि योग करे और उनमें बदलाव नहीं हो तो उसे संधि नहीं कहा जाएगा। एक उदाहरण समझना। एक उदाहरण ले रहे हैं अपन, पान वाला। यदि इनका योग हो और पान वाला ये शब्द बन रहा है और इनका योग हो रहा है और ये शब्द बन रहा है, तो पान वाला ये शब्द बन रहा है। इसमें कोई भी नया शब्द या नया वर्ण नहीं जुड़ा और नया शब्द नहीं जुड़ा या नया शब्द नहीं उत्पन्न हुआ या फिर इनमें बदलाव या विकार उत्पन्न नहीं हुआ तो इसे मात्र संयोग की घटना कहेंगे। इसे केवल और केवल संयोग कहा जाता है। मेरे प्यारे विद्वान साथियों, हर योग संधि नहीं कह सकते हैं अपन। हर योग को संधि नहीं कहा जा सकता। यदि योग हो रहा है और उनमें बदलाव और विकार उत्पन्न हो रहा है तो उसे ही अपन संधि नाम देंगे। तो प्रथम पद के अंतिम वर्ण और द्वितीय पद के प्रथम वर्ण यदि योग करे और उनमें योग रूप में यदि बदलाव उत्पन्न हो तो उस बदलाव को संधि कहा जाता है। संधि में दो पद भाग लेते हैं, प्रथम पद और द्वितीय पद, और दोनों पदों का प्रथम पद का अंतिम वर्ण और प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण यदि योग करे और उनमें बदलाव हो तो उसे संधि कहा जाता है। मेरे प्यारे विद्वान साथियों, समझना संधि के ये दोनों रूप सही क्यों हैं। अब इसका तथ्य मैं आपके सामने रख देता हूँ। इसका तथ्य मैं आपके सामने रख दे रहा हूँ। तो इन दोनों रूप, संधि के ये दोनों रूप सही क्यों हैं, इसका तथ्य मैं आपके सामने रख दे रहा हूँ। व्यंजन संधि में अपन पढ़ेंगे, जब व्यंजन संधि आएगी तब व्यंजन संधि में पढ़ेंगे अपन कि व्यंजन संधि में पढ़ेंगे। व्यंजन संधि में एक नियम आता है, रूल्स आता है, जिसे अपन कहते हैं स्वर रहित में वर्ण का नियम। स्वर रहित में वर्ण का नियम इसे कहते हैं। में वर्ण का नियम कहते हैं। ये नियम ये कहता है, या फिर इसे अनुस्वार का नियम कहते हैं। ये नियम ये कहता है, क्या कहता है, सुनना। ये नियम ये कहता है कि यदि प्रथम पद के अंतिम वर्ण के रूप में यदि म हो,
यानी स्वर रहित म हो और प्रथम पद के अंतिम वर्ण के रूप में स्वर रहित म हो और द्वितीय पद के प्रथम वर्ण यदि के वर्ग से लेकर म तक वर्गीय व्यंजन हो तो इस में स्वर रहित में वर्ण की जगह अपन दो बदलाव कर सकते हैं। एक तो दो बदलाव कर सकते हैं, कौन कौन से बदलाव करेंगे? एक तो अपन अनुस्वार लगा सकते हैं और दूसरा यदि प्रथम पद के अंतिम वर्ण के रूप में यदि स्वर रहित में हो और आगे यदि क वर्ग से लेकर म तक यदि कोई वर्गीय व्यंजन हो तो इस में स्वर रहित में वर्ण की जगह दो बदलाव कर सकते हैं। एक तो अनुस्वार का प्रयोग करेंगे इस म को हटाकर और इस म को हटाकर आगे जो भी वर्ग दिया है उस वर्ग का जो भी अक्षर दिया है उसका या जो भी वर्ण दिया है उसका उस वर्ग के पांचवा वर्ण लेंगे, उस वर्ग का पांचवा वर्ण लेंगे। जैसे कि यहाँ मान लो सपोज आपके सामने ग दे रखा है, यहाँ पर ग दे रखा है तो अपन पढ़ रहे हैं क वर्ग है उसका क ख ग ग और अंग। तो ये पांचवा वर्ण है। एक तो पांचवा वर्ण लेंगे और दूसरा इसकी जगह स्वर रहित में की जगह अनुस्वार का प्रयोग करेंगे। देखना, मैं आपके सामने संधि के दोनों रूप आपके सामने रख रहा हूँ, सुनना। स्वर रहित में वर्ण का नियम ये कहता है कि यदि प्रथम पद के अंतिम वर्ण के रूप में यदि स्वर रहित म हो और द्वितीय पद के प्रथम वर्ण के रूप में यदि क से म तक कोई भी वर्गीय व्यंजन आता है तो इस में को हटाकर अपन दो रूप लिख सकते हैं। एक तो अनुस्वार का रूप और न स्वर रहित न लिख सकते हैं या इसका पांचवा वर्ण लिख सकते हैं जो आगे अपन को ये द्वितीय शब्द है या द्वितीय पद है उसका प्रथम वर्ण जिस वर्ग से होगा उस वर्ग का पांचवा वर्ण यहाँ पर लिख देंगे। तो सुनना, मैं लिख रहा हूँ संधि शब्द को ठीक है, संधि शब्द को लिख रहा हूँ आपके सामने। देखो, संधि का अपन विच्छेद कर रहे हैं या संधि सम धन दी से मिलकर बना है संधि शब्द, ठीक है। सम और दी से मिलकर बना है। अब इनका शाब्दिक विच्छेद कर रहे हैं अपन, शाब्दिक विच्छेद करते हैं तो शाब्दिक विच्छेद का अर्थ होता है कि इनको अलग अलग, प्रत्येक वर्ण को अलग अलग लिखा जाए। स्वर रहित स को यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं और स्वर को स को यहाँ पर लिख रहा हूँ और इस म को मैं पृथक कर रहा हूँ स्वर रहित। तो ये तो अपन सम का शाब्दिक विच्छेद हो गया। और यहाँ पर देख लेना, इस धी का शाब्दिक विच्छेद करेंगे तो ये ध और ये स्वर अलग हो गया, अब सुनना, स्वर अलग हो गया। अब मैंने क्या कहा था कि स्वर रहित में वर्ण का ये नियम कहता है कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण यदि में हो, स्वर रहित में हो और आगे वाला यदि वर्गीय व्यंजन हो तो उस वर्गीय व्यंजन के वर्ग का यदि कोई भी अक्षर हो तो उसका पांचवा वर्ण यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ स्वर रहित में है तो दो प्रकार से इसमें बदलाव होगा, दो प्रकार से बदलाव इसको हटाकर। तो स को स लिख दिया, ठीक है। अब म को दो प्रकार से अपन लिख सकते हैं, अनुस्वार। मैं पहले अनुस्वार रूप में लिख रहा हूँ ये, और इस शब्द को वापस जोड़ देते हैं तो ये संधि बन गया वापस अनुस्वार रूप में, ठीक है, अनुस्वार रूप में। अब दूसरा शब्द क्यों सही है, दूसरा लिखना। ये स को स लिख दिया मैंने। अब म को दो रूप में लिख सकते हैं, एक तो अनुस्वार रूप में ये लिख दिया और
अब इस स्वर रहित में के स्थान, स्वर रहित म के स्थान पर ये ध है और किसके वर्ग का है, कौन से वर्ग का है, तो त वर्ग का, त थ द और ध और न। तो इस त वर्ग का है, त वर्ग का ये ध अक्षर है। तो मैंने कहा था कि स्वर रहित में वर्ण का ये नियम कहता है कि यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण म हो, स्वर रहित में हो, और आगे यदि द्वितीय पद के प्रथम वर्ण के रूप में, प्रथम पद के रूप में यदि वर्गीय व्यंजन हो, तो उसका पंचमा अक्षर, पांचवा अक्षर लेंगे या पांचवा वर्ण लेंगे। तो यहाँ पर क्या है, पांचवा अक्षर 1 2 4 और 5, पांचवा क्या है 9। तो अपन ने पढ़ा है कि जब वर्ण पढ़ रहे हैं तब यदि खड़ी पाई का कोई अक्षर है और उसको आधा करना है, तो इस खड़ी पाई को हटा देंगे। तो ये ई की मात्रा ये, और ये स्वर या उसको आधा करना है, तो ये आधा हो गया 9, खड़ी पाई को हटा दिया, और ये 9 का 9, आधा 9 और ये 3, ये संधि रूप। ठीक है, इसलिए ये दोनों रूप सही हैं, संधि के ये दोनों रूप सही हैं, इसलिए संधि के ये दोनों रूप सही हैं। समझ रहे हो तो लाइक और कमेंट हो दो। ठीक है, संधि के ये दोनों रूप इसलिए सही है मेरे प्यारे विद्वान साथियों कि स्वर रहित में वर्ण का यही नियम कहता है। क्या कहता है कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण यदि स्वर रहित में हो और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण यदि वर्गीय व्यंजन का कोई भी वर्ण हो, तो इस प्रथम पद के में वर्ण को दो प्रकार से बदलाव रूप में ला सकते हैं। एक तो अनुस्वार रूप में, और उस वर्गीय व्यंजन का जिस प्रथम पद द्वितीय पद का जो वर्ण होगा, प्रथम वर्ण, वो वर्ण जिस वर्गीय व्यंजन का होगा उस वर्ग का पांचवा अक्षर लेंगे। इसलिए संधि के दोनों रूप सही हैं। ठीक है, तो संधि के दोनों रूप सही हैं। ठीक है मेरे प्यारे विद्वान साथियों, तो संधि का यदि विलोम शब्द पूछे आपसे, तो विलोम शब्द इसका होता है विच्छेद। संधि का विलोम शब्द होता है विच्छेद, या इसे ही कहा जाता है विग्रह। विग्रह संधि के दोनों रूप या संधि का विलोम शब्द होता है विच्छेद या विग्रह कहा जाता है। ठीक है, अब संधि किनमें होती है? ठीक, प्रथम पद का अंतिम वर्ण दन, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण यदि योग करें और इस योग में यदि बदलाव हो, मैं इस चीज़ को पांच बार रिपीट कर रहा हूँ मेरे प्यारे विद्वान साथियों, ताकि आपको याद हो जाए। यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण यदि योग करे और उस योग में यदि बदलाव उत्पन्न हो और इस योग में यदि विकार उत्पन्न हो, तो उसको नाम देते हैं अपन संधि। ठीक है, संधि नाम देते हैं प्यारे विद्वान साथियों। ये प्रथम पद है और ये द्वितीय पद है। ठीक है, द्वितीय पद है, ये द्वितीय पद का प्रथम वर्ण है, और ये द्वितीय पद का प्रथम पद का अंतिम वर्ण है, अंतिम वर्ण है। इन दोनों में योग होता है तो अपन संधि कहते हैं। और संधि में हमेशा और हमेशा यदि बदलाव हो तभी उसको संधि कहेंगे। यदि उसमें बदलाव नहीं हो तो उसको संयोग की घटना कहेंगे। ठीक है प्यारे विद्वान साथियों, इसे संयोग की घटना कहेंगे। संधि का विलोम शब्द होता है विग्रह या विच्छेद। संधि अब देखना कि संधि वर्ण में होती है, और आपने सुना है कि दो वर्ण यदि जोड़ रहे हैं और नया शब्द बन रहा है तो उसे अपन संधि कहते हैं। ठीक है, 2 मिनट रुकना, मैं पानी पी रहा हूँ। इतने में आप रिवीज कर लो मेरे प्यारे विद्वान साथियों।
नमस्कार। तो चलो ध्यान दो, अपन संधि की परिभाषा को शब्द रूप में बांधने का प्रयत्न करेंगे। दो वर्ण जुड़ रहे हैं या दो वर्णों की परस्पर मेल को संधि कहते हैं। दो वर्णों की परस्पर मेल को संधि कहा जाता है मेरे प्यारे विद्वान साथियों। अब वर्ण अपन पढ़ चुके हैं कि वर्ण या तो स्वर होगा, या व्यंजन होगा। अपन ने वर्ण पढ़ लिए हैं, या तो वर्ण के रूप में या तो स्वर होगा या फिर व्यंजन होगा। ठीक है, तो यदि ये स्वर है और ये व्यंजन है, यदि अब आपको पता है कि संधि के भेद 3 होते हैं, पर 3 ही क्यों? मैं ये बता रहा हूँ कि 3 होते हैं ये नहीं, मैं ये बता रहा हूँ कि 3 ही क्यों होते हैं। सुनना, यदि स्वर का स्वर से ही योग हो, यदि स्वर का स्वर से ही योग हो और उनमें यदि बदलाव होता है तो उन्हें स्वर संधि कहते हैं। यदि व्यंजन के साथ ही यदि योग हो तो उसे कहा जाता है व्यंजन संधि। और अपन पढ़ते हैं अनुस्वार और विसर्ग पढ़ते हैं। विसर्ग जो पढ़ते हैं अह पढ़ते हैं। विसर्ग यदि पढ़ते हैं तो अह को पढ़ते हैं। ठीक है, उसको बाद में लेंगे एक बार। लेकिन यदि स्वर का स्वर से ही योग हो तो स्वर संधि, यदि व्यंजन का व्यंजन से ही योग हो तो व्यंजन संधि, यदि स्वर का व्यंजन से योग हो तो व्यंजन संधि, यदि व्यंजन का स्वर से योग हो तब व्यंजन संधि। यानी कुल मिला के स्वर का यदि स्वर से योग हो तो स्वर संधि, यदि स्वर का व्यंजन से या व्यंजन का स्वर से या व्यंजन का व्यंजन से तो व्यंजन संधि आएगी। यानी दो वर्णों के परस्पर मेल को अपन कह रहे हैं या संधि कह रहे हैं। यानी संधि क्या है? संधि दो वर्णों के परस्पर मेल को अपन संधि कह रहे हैं। ये रहा दो वर्ण, देखो सुनना, ये प्रथम पद है, उसका अंतिम वर्ण, और मैं यहाँ नया शब्द बता रहा हूँ, सुनना। प्रथम पद है उसका अंतिम वर्ण और द्वितीय पद है उसका प्रथम वर्ण। यदि योग करे और वो योग केवल और केवल इन्हीं दो वर्णों में बदलाव रूप में उत्पन्न हो, वो योग इन्हीं दो वर्णों में यदि बदलाव रूप में उत्पन्न हो तो उसे प्रधान संधि कहा जाता है मेरे प्यारे विद्वान साथियों। प्रधान संधि कहा जाता है। प्रधान संधि किसे कहते हैं? प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण यदि योग करे और वो योग बदलाव रूप में इन्हीं दो वर्णों में हो तो उसे प्रधान संधि कहा जाता है। प्रधान संधि कहा जाता है मेरे प्यारे विद्वान साथियों। और यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण यदि योग करे और बदलाव बाकी वर्ण में हो तो इसे गौण संधि कहा जाता है मेरे प्यारे विद्वान साथियों। समझ रहे होंगे आप कि इसे गौण संधि कहा जाता है। गौण संधि किसे कहते हैं? गौण संधि एक अपन क्या पढ़ते हैं कि गौण संधि के बारे में एक तथ्य है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। गौण संधि किसे कहते हैं? प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण यदि योग करे और योग इन दो वर्णों को छोड़कर बाकी वर्णों में हो तो इन्हें गौण संधि कहा जाता है मेरे प्यारे विद्वान साथियों। इसे गौण संधि कहा जाता है। और अपन पढ़ रहे हैं, अपन ने कभी पढ़ा होगा कि असंगति अलंकार, 5वीं 6वीं क्लास में पढ़ा होगा असंगति अलंकार के बारे में। तो असंगति अलंकार इस गौण संधि को समझाने में प्रयुक्त हो रहा है या से उपयोग ले रहे हैं। असंगति अलंकार किसे कहते हैं? कि
यदि कार्य कहीं और हो रहा हो, कार्य कहीं और हो रहा है और बदलाव भी कहीं और हो रहा है तो उसे असंगति अलंकार कहा जाता है। यानी कार्य भी कहीं और हो रहा है और बदलाव भी कहीं और हो रहा है तो उसे गौण संधि कहा जाता है, या फिर उसे असंगति अलंकार कहते हैं। यानी कार्य तो कहीं और हो रहा है और उसका बदलाव भी कहीं और हो रहा है तो उसको असंगति अलंकार कहते हैं। इस असंगति अलंकार से गौण संधि को समझना बहुत आसान हो रहा है। देखना, प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण यदि योग करे और वो योग इन्हीं दो वर्णों में बदलाव रूप में उत्पन्न हो तो उसे तो प्रधान संधि कहते हैं। लेकिन इन दो वर्णों को छोड़कर यदि बदलाव बाकी वर्णों में हो तो उसे गौण संधि कहा जाता है। मेरे प्यारे विद्वान साथियों, तो आप समझ चुके होंगे कि संधि की परिभाषा और प्रधान संधि या गौण संधि किसे कहते हैं। आप समझ चुके होंगे कि प्रधान संधि और गौण संधि किसे कहते हैं। अब संधि के तीन रूप हैं, संधि के तीन रूप हैं मेरे प्यारे विद्वान साथियों। संधि के तीन रूप हैं, ठीक है। देखना, यदि स्वर का ये स्वर है और ये व्यंजन है, ठीक है, इसमें दो संधियाँ बनेगी और इसमें एक संध्या। सुनना, अपन ने विसर्ग पढ़ा है, विसर्ग अपन कहते हैं आम को कहते हैं, ठीक। यदि इस स्वर का स्वर से यदि योग हो और इस स्वर का यदि व्यंजन के साथ योग हो, मैं टोटली बता रहा हूँ, 6 प्रारूप बनेंगे और 6 प्रारूपों को 3 संधियों में बांट देंगे। यदि व्यंजन का योग स्वर से हो, यदि व्यंजन का योग व्यंजन से हो, यदि विसर्ग का योग स्वर से हो, यदि विसर्ग का योग व्यंजन से हो। देखो, यदि स्वर का योग स्वर से ही हो, यदि प्रथम पद के रूप में प्रथम पद का अंतिम वर्ण स्वर हो और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण यदि स्वर हो तो उसे स्वर संधि कहा जाता है। मेरे प्यारे विद्वान साथियों, स्वर संधि कहा जाता है, इसे स्वर संधि कहा जाता है। मैं परिभाषा लिखवाऊंगा और उसके साथ उदाहरण भी बताऊंगा। मेरे प्यारे विद्वान साथियों, स्वर का योग स्वर से ही हो और उनमें बदलाव हो तो उसे स्वर संधि कहा जाता है। यदि स्वर का व्यंजन के साथ और व्यंजन का स्वर के साथ और व्यंजन का व्यंजन के साथ यदि योग हो तो उसे व्यंजन संधि कहा जाता है। मेरे प्यारे विद्वान साथियों, उसे व्यंजन संधि कहा जाता है। यदि विसर्ग का स्वर से और विसर्ग का यदि व्यंजन से हो तो उसे विसर्ग संधि कहा जाता है, उसे विसर्ग संधि कहा जाता है। मैंने 6 प्रारूप बने थे, उनमें तीनों संधियों को बांट दिया है, यानी विसर्ग संधि और व्यंजन संधि और स्वर संधि को समझने का प्रयास कर रहे हैं अपन। आप समझ चुके होंगे कि संधि के 3 ही प्रारूप इसलिए बनते हैं। अब सुनना, स्वर संधि के बारे में पढ़ रहे हैं अपन। स्वर संधि भाग प्रथम है, ठीक। स्वर संधि किसे कहते हैं। यदि स्वरों का योग स्वर से हो तो उसे, यदि वो योग बदलाव रूप में हो, विकार रूप में हो, तब उसे स्वर संधि कहा जाता है, ठीक है। यदि स्वर का स्वर से ही योग हो तो उसे स्वर संधि कहा जाता है। स्वर का योग स्वर से ही हो तो उसे स्वर संधि कहा जाता है। स्वर संधि कहा जाता है। वो योग कैसा हो, बदलाव रूप में हो, विकार रूप में उत्पन्न हो, ठीक है। अब स्वर संधि के अपन पढ़ रहे हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। आपने सुना होगा, आपने छोटी छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा, अभी तो आप बड़े हो गए, ठीक है।
तो आपने पढ़ा होगा कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। 5 भेद कौन कौन से हैं मैं आपके सामने रख रहा हूँ, और स्वरों को पहले आपके सामने एक बार रख रहा हूँ। स्वर अपन ने पढ़ लिए हैं अ, आ, ई, दीर्घ ई, उ, दीर्घ उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, इनको स्वर कहते हैं। स्वरों की संख्या 11 होती है। अब ये 11 स्वर हैं, ये स्वयं के साथ योग करेगा और बाकी 10 वर्णों के साथ भी योग करेगा। यानी 11 के 11 के साथ, यानी 11 हैं स्वर, वो खुद 11 के साथ योग करेगा। यानी 11 × 11 121 बार। ये अवर्ण है, वो खुद से भी तो योग करेगा और बाकी बचे 10 वर्णों के साथ भी योग करेगा। ठीक है, तो सुन रहे हैं, तो अपन योग करवा रहे हैं। जब अ आ का, ई बड़ी ई का, उ बड़ा उ का स्वयं के साथ यदि योग हो तो वह अपने दीर्घ रूप में बदल जाते हैं। कैसे, मैं बता रहा हूँ। दीर्घ रूप में बदल जाते हैं। अ आ का योग, अ आ से हो तो वो दीर्घ रूप में बदल जाते हैं, यानी दीर्घ रूप आ में बदल जाएंगे। ई बड़ी ई का यदि योग ई बड़ी ई से हो, यानी खुद से हो, स्वयं से हो, तो ये दीर्घ रूप में बदल जाते हैं। ठीक है, उ बड़ा उ का यदि योग स्वयं के साथ हो तो ये दीर्घ रूप में बदल जाते हैं। दीर्घ रूप में बदलना ही दीर्घ संधि कहा जाता है। दीर्घ रूप में बदलना ही दीर्घ संधि कहा जाता है। दीर्घ संधि यानी स्वर संधि का एक भेद आपके सामने रख दिया है। यदि स्वरों में अ आ, ई बड़ी ई, उ बड़ा उ यदि स्वयं के साथ योग कर रहे हैं और वह अपने दीर्घ रूप में बदल जा रहे हैं तो उन्हें दीर्घ संधि कहा जाता है। प्यारे विद्वान साथियों, समझना, यदि अ आ का ई बड़ी ई से, और अ आ का उ बड़ा उ से, मैंने कहा है आपको कि ये जो वर्ण है वो खुद के साथ भी योग होगा इनका, और बाकी बचे वर्ण हैं उनके साथ भी योग होगा। तो मैं योग करवा रहा हूँ, खुद के साथ तो हो गया, अब बाकी जो बचे हैं वर्ण उनके साथ योग करवा रहा हूँ। तो अ आ का ई बड़ी ई के साथ और अ आ का उ बड़ा उ के साथ, अ आ का री के साथ यदि योग होता है तो अ आ का जब योग होगा ई बड़ी ई के साथ तो ये ए में बदल जाएगा, और अ आ का योग यदि उ के साथ होगा तो ये ओ में बदल जाएगा, और अ आ का योग यदि री के साथ होगा तो वो अर में बदल जाता है। इसे ही अपन नाम देते हैं गुण संधि। गुण संधि नाम देते हैं। ये अ आ का ई बड़ी के साथ योग होगा तो ए बनेगा। अ आ का योग यदि उ बड़ा उ के साथ तो ओ बनेगा। यदि री के साथ योग हो रहा है तो वह अर में बदल जाएगा। ये स्वर संधि का दूसरा भेद हो गया। अब देखना यदि अ आ का ए ऐ के साथ और अ आ का ओ औ के साथ यदि योग हो रहा है, अ आ का ए ऐ के साथ और अ आ का ओ औ के साथ यदि योग हो रहा है तो वह अपने वृद्धि रूप में यानी
एक मात्रा है तो डबल मात्रा यानी डबल वृद्धि रूप में बदल जाएंगे। जैसे कि आ का योग इसके साथ होगा तो ये आई में बदल जाएंगे, एक मात्रा है तो। और यहाँ पर आ का योग ओ औ से होगा तो यहाँ दो मात्रा यानी वृद्धि हो रही है, तो ये वृद्धि हो रही है तो इसे वृद्धि संधि कहा जाएगा मेरे प्यारे विद्वान साथियों, वृद्धि संधि कहा जाएगा। ये स्वर संधि का तीसरा भेद आपके सामने रख दिया है, स्वर संधि का तीसरा भेद आपके सामने रख दिया है। अब सुनना, यदि अब इस आ का सबके साथ हो गया है योग, अब ई बड़ी ई का बचा है, इसके साथ स्वयं के साथ होगा तो दीर्घ रूप में बदलेगा, वो अपन ने दीर्घ संधि में पढ़ लिया है। यदि ई बड़ी का ई बड़ी है, ई बड़ी ई है, यदि इसके साथ बाकी जो बचे हैं या बाकी जो 9 स्वर बचे हैं, कोई भी स्वर, बाकी जो 9 स्वर बचे हैं, दो को छोड़कर बाकी जो 9 स्वर बचे हैं, यानी दो तो ये हो गए, एक और दो और 9 ये तो 11 हो गए। अब सुनना, ई बड़ी ई का कोई स्वर यानी अन्य 9 स्वरों से, अन्य स्वरों से यदि योग होता है तो ये य में बदल जाएगा, ई य में बदल जाएगा। यदि ऊ बड़ा ओ स्वयं के साथ योग करेगा तो वो दीर्घ संधि में बदल गया है। ऊ बड़ा ऊ यदि अन्य स्वरों के साथ योग करेगा, अन्य स्वर के साथ योग करेगा तो ये व में बदल जाएगा। ठीक है, यानी सिंपल सा और साधारण सा, ये ई बड़ी ई यदि अन्य स्वर के साथ यदि योग कर रही तो वो य में बदल जाएगी। और ऊ बड़ा ऊ यदि योग कर रहा है अन्य स्वरों के साथ, अन्य स्वर कौन से हैं, बाकी 9 बचे वो स्वर, बाकी जो 9 बचे स्वर हैं तो वो स्वर रहित में बदल जाएगा। री बाकी स्वरों से, अन्य स्वरों से 11 अन्य स्वरों से योग करेगा तो ये बदल जाएगा, र में बदल जाती है, ठीक है। अब ई बड़ा ओ इनके साथ खुद के साथ हो गया। अब अन्य स्वरों के साथ यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया है कि ये खुद के साथ दीर्घ संधि में, ये अन्य वर्णों के साथ योग हो रहा है, ये पहला वर्ण ही बन रहा है, यह ई बड़ी ई का अन्य स्वरों के साथ योग हो रहा है तो ये य में बदल रही है, यानी यण संधि कहेंगे इसको। इन तीनों के प्रारूप को यण संधि कहा जाएगा, यानी स्वर संधि के छोटे भेद के बारे में आपके सामने बता चुका हूँ कि यण संधि किसको कहेंगे। यदि ई बड़ी ई का अन्य स्वरों के साथ या ई बड़ी ई का ऊ बड़ा ऊ का और री का क्रमशः अन्य स्वरों के साथ यदि योग हो रहा है तो वे क्रमशः य, व और र में बदल जाते हैं, इसे ही यण संधि कहा जाता है। मेरे प्यारे विद्वान साथियों, स्वर संधि के चौथे प्रकार के बारे में आपको बता रहा हूँ कि यण संधि होती है। अब सुनना, ए का यदि अन्य स्वरों के साथ योग होगा तो ए बदल जाएगा आय में और इसकी मात्रा लगा देंगे स्वर की, ठीक है। आई का अन्य स्वरों के साथ योग होगा तो ये आय में बदल जाएगा, ये और इस अन्य स्वर की मात्रा लगा देंगे, ठीक है। अब सुनना, अब बचे हैं दो,
ओ का अन्य स्वरों के साथ यदि योग हो रहा है, अन्य स्वरों के साथ यदि योग हो रहा है तो ये अव में बदल जाएगा, अव में बदल, सुनना, अव में बदल जाएगा। और ओ का यदि अन्य स्वरों के साथ योग हो तो ये आव में बदल जाती है। यानी औ आव य, औ आव य, ये रूप बन रहे हैं। सुन लो, फिर से लिख रहा हूँ कि ए का अन्य के साथ योग हो रहा है तो आय में बदलेगा, आई का अन्य स्वरों के साथ योग हो रहा है तो आय में बदलेगा। यदि ओ का अन्य स्वरों के साथ योग हो रहा है तो वो औ में बदलेगा, और औ का अन्य स्वरों के साथ योग हो रहा है तो आव में बदलेगा। क्रमशः हमें आय, अय, आय, औ, आओ, ये अयाद इत्यादि प्राप्त हो रहे हैं, यानी अलग अलग रूप प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए इसे अयादी संधि कहा जाता है, अयादी संधि कहा जाता है, या अयादी संधि इसको कहते हैं। और स्वर संधि के 5वें प्रारूप को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर चुका हूँ। यदि ए का अन्य स्वरों के साथ या ए आई का ओ औ का अन्य स्वरों के साथ यदि योग हो रहा है तो वे क्रमशः अय, आय, औ, व, आव में बदल जाते हैं। इसे ही अयादी संधि कहा जाता है। मेरे प्यारे विद्वान साथियों, आप समझ चुके होंगे कि स्वर संधि किसे कहते हैं, यानी संधि किसे कहते हैं। संधि के 3 प्रारूप होते हैं, यानी 3 भाग होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के बारे में पढ़ा है कि स्वर का योग यदि स्वर से हो तो उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद आपके सामने रख दिए हैं। पहला भेद है दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, और तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि, और 5वां है आपका अयादी संधि। अब अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।